हैं कि कंप्यूटर की जो अगली क्लास रहने वाली है उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट क्या हैं। जैसा कि आप सभी को ये डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, इस जो डिस्प्ले पे आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है, इनकी हम बात करने वाले हैं वन बाय वन कि ये होते क्या हैं। आज हम इसका एक ही क्लास के अंदर इसका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे। एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है, इन सभी को एक साथ खत्म करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखना, स्किप ना करें, आपको मजा आने वाला है। इससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो आप जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं, जो चीज हम सीखने वाले हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये आपको जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इस कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, वन बाय इनको अक्षर को समझेंगे कि वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को, मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को इन इन शब्दों का अर्थ पता है तो रियल में समझना, आपका 70% कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप वन बाय वन इन 8 अक्षरों को समझ लेते हैं, 8 शब्दों को समझ लेते हैं, तो आपका 70% क्लियर हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे जो सी दे रखा, सी का अर्थ होता है कॉमनली। कॉमनली को हिंदी में बोलते हैं आमतौर पर। C4 होता है आमतौर पर। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हर जगह, लगभग सभी क्षेत्र में काम आता है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वो यूजर किस आधार पे करता है वो अलग हो सकता है, बट कॉमन हो गया है, हर जगह काम में आता है। कंप्यूटर सामान्य हो गया है, आमतौर पर बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे ओ फोर होता है ऑपरेटेड। ऑपरेटेड यानी होता है संचालित। अब संचालित क्या होता है? अगर हम बात करें संचालित की, तो देखो समझने का प्रयास करना। मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास जो पेन है, मार्कर है, इसको गाइड मैं कर रहा हूं। मतलब इसका ऑपरेटर कौन है? मैं हूं। मतलब इस पेन को मैं जब चलाऊंगा तो ये चलेगा, अन्यथा अपने आप थोड़ी चलेगा कि भाई मैंने इसको यहां रख दिया तो ये अपने आप चलने लग जाएगा। कहीं पे भी मैंने रख दिया तो ये चलेगा क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं चल सकता जब तक यूजर इसको कमांड नहीं देगा, जब तक यूजर इसको ऑपरेट नहीं करेगा ये नहीं चलता है। ठीक है। M4 होता है मशीन। मशीन को हिंदी में अगर हम बात करें तो मशीन मशीन ही होती है। चाहे वो कंप्यूटर की मशीन हो, चाहे वो गाड़ी की मशीन हो, चाहे कपड़े धोने की मशीन हो, जैसे अपन कपड़े धोते हैं ना घर के अंदर, वो मशीन हो, मशीन मशीन ही होती है। नेक्स्ट दे रखा है पर्टिकुलरली, यानी ये कह सकते हैं हिंदी में विशेष रूप से। विशेष रूप से अगर हम बात करें कि P4 विशेष रूप या पर्टिकुलर होता क्या है। सपोज करो कि मेरे पास ये पेन है, फिर से समझने का प्रयास करना कि विशेष रूप क्या होता है। मेरे पास ये पेन है, तो इसका विशेष रूप क्या होगा? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इसका विशेष रूप क्या होगा? इसका विशेष रूप क्या होगा? इसका विशेष रूप रहने वाला है कि मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं गाइड कर रहा हूं, जब तक मैं चलाऊंगा मेरा विशेष रूप क्या हो गया कि इस पेन से मैं लिख रहा हूं। मतलब मैं जो इससे लिख सकता हूं, क्या आप इससे कोई दूसरा काम कर सकते हैं? क्या आपसे इससे कुछ इसके अलावा कर सकता है? मतलब जैसे मान लो कि आपके पास घर में पीसी है, रियल है। मान लो आपके घर में आपके पास कंप्यूटर है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है। अब आप से मैं पूछूं कि भाई आपका इसका विशेष रूप क्या है, मतलब आप इस कंप्यूटर को किस पर्पस से काम में ले रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? साहब मैं सारा काम इसके अंदर कर लेता हूं, कंप्यूटर चलाता हूं, गेम खेलता हूं, ये वो वगैरह वगैरह, अनंत आप आंसर दे सकते हैं। पर अगर हम बात करें कि मान लो कि आपके पास पीसी है, ठीक है, उस पीसी में आप कैसे यूज लेंगे? मतलब काम ले रहे हो, जैसे आपने कोई गेम खेल लिया, वीडियो देख लिया, फोटो देख लिया, कोई टाइपिंग कर लिया, वगैरह वगैरह जो भी। क्या आप अपने कंप्यूटर से बैंक के खाते खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, क्योंकि उसका विशेष रूप बैंक वाला ही कर सकता है। मतलब बैंक वाले के पास जो पीसी है वो बैंक वाला कर सकता है। क्या वो गेम खेल सकता है? हैं? क्या वो गाना सुन सकता है? उसके काम, जो उसको काम दिया गया है वो उसी हिसाब से करता है। तो P4 होता है पर्टिकुलर, या हम ऐसे बात कर सकते हैं कि विशेष रूप, जिसका जो विशेष रूप होता है। फिर दे रखा है यहाँ पे यूज, यूज फॉर, या फिर होता है परिव्यक्ति। परिव्यक्ति हो सकता है यूज करने वाला स्वयं कोई व्यक्ति। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास ये कंप्यूटर है, ये डिस्प्ले आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये मेरा मान लो खुद का कंप्यूटर है। इसका यूजर कौन हुआ? यूज फॉर, या फिर मैं इसका यूज मैं कर रहा हूं, या आपके पास है तो आप यूज कर रहे हैं, यूजर हो गए। फिर यहां पर देखा टेक्निकल, टेक्निकल ये बोल सके तकनीकी, T4 तकनीकी।
तकनीकी माध्यम भी लगभग इसका बहुत बड़ा क्षेत्र भर चुका है कंप्यूटर के आधार पर। E4 दे रखा है एजुकेशन, एजुकेशन यानी शैक्षणिक बोल सकते हैं, शिक्षा का क्षेत्र बोल सकते हैं। E4 होता है एजुकेशन, या फिर बोल सकते हैं हम शैक्षणिक या शिक्षा का क्षेत्र। अब याद करो उस दिन को जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे स्कूल के अंदर, क्या आपको मार्कशीट वगैरह, आप प्रिंसिपल जो टीचर होता था आपको एक स्कूल का जो वो, जैसे मान लो ये स्कूल का कार्ड है, ये स्कूल के कार्ड पे आपको बता दिया भाई आपका जो नाम है, नाम दर्शा दिया, आपके जितने मार्क्स आए, यानी आपको ऑफलाइन डेटा तैयार करके देते थे। तो जब से कंप्यूटर आया एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है कंप्यूटर के रूप में। कंप्यूटर का भी काम या बोल सकते हैं कि भाई शिक्षा का सारा काम लगभग इसी के ऊपर किया जाता है। R4 होता है रिसर्च, हिंदी में अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं अनुसंधान। अनुसंधान कार्य रिसर्च करने के लिए निम्न प्रकार की रिसर्च जो होती हैं कंप्यूटरों के द्वारा ही मानी गई हैं, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अपने जो इमेज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप है, ये कंप्यूटर का आइकन दे रखा है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का जो पार्ट दे रखा है कि यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है एनालॉग, दूसरा दे रखा है डिजिटल, 3 नंबर पे दे रखा है हाइब्रिड। वन बाय वन समझने का प्रयास करें। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो ये कि प्लस का सिंबल लगा हुआ है, प्लस का सिंबल ये दर्शाता कि इन दोनों को कनेक्टिविटी कर दिया, यानी कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। या एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने पे जो परिणाम वर्तमान में आपको देखने को मिलता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का हो सकता है। वन बाय वन इनको जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट क्या है, काम कैसे करता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट क्या है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग कंप्यूटर, जिस प्रकार आपको जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, आपको जो डिस्प्ले पे ये जो दिखाई दे रहा है इन शब्दों को समझने का प्रयास करना। मैं रियल बता रहा हूं, अभी मैंने बोला था अगर आप कंप्यूटर के अंदर जो 8 वर्ड होते हैं, 8 शब्द होता है, अगर आपने उस 8 शब्दों को पकड़ लिया, 8 शब्दों को समझ लिया, मैं रियल लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, ये चीज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। अगर आपने उन 8 शब्दों को समझ लिया तो आपका 70 से 75% कोर्स कंप्यूटर का समाप्त हो जाता है। कैसे जानेंगे यहाँ पे, जो कंप्यूटर के जो पार्ट है यहाँ पे, हेलो, एनालॉग कंप्यूटर फर्स्ट में रखें। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, उन कंप्यूटर को कहा जाता है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर यह कह सकता है कि भाई जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनको मापा जा सकता है। अब भौतिक मात्राएं क्या हैं, अब बात ये आती है कि भौतिक मात्रा होती क्या है। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे ये जो दिखाई दे रहा है वर्ड, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये तापमान हो सकता है, दाब हो सकती है, गति हो सकती है, लंबाई और चौड़ाई आदि को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर जो था, इस लाइन को याद कर लेना, इस लाइन को समझ जाना। मैं ये चीज पूरे जोश और हवस साथ कह सकता हूं, पूरे एनर्जी के साथ कह सकता हूं कि आपने इन वर्डों को समझ लिया, आपने शब्दों को समझ लिया तो आपसे हरा, यानी आपको हराने वाला कोई भी नहीं है, ये गारंटी है। पता कैसे, क्योंकि साफ लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर उसे कहा जाता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। अब भौतिक मात्राएं क्या होती हैं, जैसे अगर हम बात करें ताप क्या होता है, तापमान क्या है, आज का दाब क्या है, आज की इसकी गति क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आदि को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया गया। ओके, फिर यहां पे अगली लाइन में दे रखा है और फिर उनके परिणाम या परिमाप को व्यक्त करता है। उसका जो परिणाम होता है, उसका परिमाप जो होता है, उसको दर्शाता है, उसको व्यक्त करता है। इस कंप्यूटर में भौतिक मात्राओं के मापन का कार्य तुलना करके किया जाता है। इनका जो मापन होता है उसकी तुलना की जाती है, तुलना करने के बाद इसका परिणाम जो भी होता है वो आपको दिखाया जाता है। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, धैर्य। इन कंप्यूटर को विज्ञान अभी कहां कहां काम आ रहे हैं, ये हो क्या, ये मतलब क्यों यूज हो रहा है, क्या जरूरत पड़ गई थी, ये बवाल जो ये है ना, लोग का बवाल जो है, इसको आज समझ लेंगे। मैं ये चीज फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इन शब्दों को समझ लिया तो आपसे महान कोई भी नहीं।
देखने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर को विज्ञान बोल सकता है, बोल लिया तो फिर विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल आदि के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां हो रहा है, तो आप सभी के सामने जो ये वर्ड लिखे गए हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन किया है, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है आदि के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है। अब अधिकतर स्टूडेंट होगा कि सर इसको यूज वहां क्यों किया जाता है, यानी आज क्यों यूज नहीं किया जा रहा है। मतलब हमारे पास जिस प्रकार आपने ये इमेज देखी है, ये इस प्रकार के आपके पास कंप्यूटर मिल जाएंगे, इस प्रकार के कंप्यूटर मिल जाएंगे, या एनालॉग कंप्यूटर आपके पास क्यों नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे कि आपके पास क्यों नहीं है। देखेंगे क्योंकि यही वो क्षेत्र है, यही क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां भौतिक मात्रा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। भौतिक मात्रा, अरे एक बात बताओ, भौतिक मात्रा के लिए घर में एनालॉग कंप्यूटर की क्या जरूरत है, इसीलिए इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग या मेडिकल आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, घड़ी है आदि, इनका पार्ट बोल सकते हैं या इसका उदाहरण बोल सकते हैं। वन बाय वन जानेंगे। ये आपको जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब उसी टाइम का एनालॉग है, उस टाइम का एनालॉग है जब आपको जो ये डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये वही एनालॉग कंप्यूटर है। आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट की बात करने से पहले एक जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इनको समझना कि एनालॉग कंप्यूटर कब आया। 1950-60 के दशक में पहली बार एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। उस समय कंप्यूटर काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। मतलब जिस टाइम, एक बात मैं इस चीज को यहां समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करो कि आप जहां रह रहे हैं उस स्थान पे जहां पे भी रहते हैं आप, XYZ। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज, ऐसी वस्तु आ जाए जिसको आपने पहली बार देखा हो, तो आपका जो दृश्य होगा, आपका जो फेस का इंप्रेशन होगा, वो देखने लायक होगा। क्यों? जिस चीज को आप सर्वप्रथम देख रहे हैं, जिस चीज को, जिस वस्तु को आप सबसे पहले देख रहे हो, आपके लिए तो वो सबसे अलग ही होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1950-60 के दशक में पहली बार एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। उस समय कंप्यूटर काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। ठीक है। अब इसके पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दे रखा है स्लाइड रूलर। स्लाइड रूल है, यानी विभेदन विश्लेषण है, डिफरेंशियल, या फिर बोल सकते हैं कि द कोस्टल क्लॉक है, महल की घड़ी हम बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपको ये मिल जाए तो एक जरूर देखो पार्ट, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे डिजिटल डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर का भी बोल सकते हैं, यानी डिजिटल का एनालॉग कंप्यूटर अभी जानने वाले हैं, वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आप सभी से इतना उम्मीद है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो ये सिलेबस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये जो आप देख रहे हैं ये शब्द वो शब्द हैं जो आप में जो नया परिवर्तन लाने वाले हैं, ये बदलने वाले नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्लाइड रूल। अब स्लाइड रूल क्या होता है, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एनालॉग का, कि स्लाइड रूल है क्या। यहां पे इन लाइनों को समझेंगे कि स्लाइड रूल एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर जिसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में विलियम ओट्रेड के द्वारा विकसित, डेवलप किया गया। 17वीं शताब्दी की बात है, जब 17वीं शताब्दी चल रही थी उस समय की। शुरुआती समय में इसका इस्तेमाल गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और भाग डिवीजन के लिए किया जाता था। मतलब जो ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं, आपको ये डिस्प्ले पर आप ये देख रहे हैं, ये वही है जो आपके सामने यहाँ पे टाइटल पे लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन और भाग डिवीजन के लिए, या फिर डिवीजन यानी भाग के लिए किया जाता था। यह एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर भी है जिसका उपयोग गणितीय गणना के लिए किया गया है। आप सभी को ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है, ये वही डिस्प्ले है जो आप टाइटल पर नाम देख रहे हैं। ये वही चीज है जहां पर आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे डिवीजन या भाग, गुणा भाग किया, और साथ ही यहाँ पे ये गणितीय गणना के लिए भी उपयोगी माना गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके सामने
जो सेकंड नंबर पे विभेदन की विश्लेषण या ये कंप्यूटर होते क्या हैं भाई समझने का प्रयास करेंगे। इमेज भी आपके सामने है। यह एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है जिसका उपयोग अवकल समीकरण को हल करने के लिए किया जाता था। डेफिनेटल इक्वेशन, डेफिनेट जो इक्वेशन जो होती थी, इक्वेशन होती क्या है अपने ये बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं आप, फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि इस कंप्यूटर को 1930 के दशक में वेनेवर बुश और हेरोल्ड हेजन के द्वारा विकसित किया गया। मतलब ये दो व्यक्ति वही हैं जिन्होंने इस कंप्यूटर को विकसित किया गया था। आप अंडरलाइन करेंगे, हेलो, द्वारा विकसित किया गया था। अब ये जो विभेदन जो शब्द है, कंप्यूटर का आकार, इन शब्दों को समझेंगे। ये जो शब्द ये कंप्यूटर जो है इनको समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर का आकार अन्य कंप्यूटर की तुलना में बड़ा था। मतलब ये जो कंप्यूटर था अन्य कंप्यूटरों की तुलना में बड़ा होता था और यह अधिक विश्वसनीय होते थे। विश्वसनीय होते थे। यह कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था का उपयोग करते थे। मतलब इन पे विश्वास किया जा सकता था, विश्वसनीय होते थे। उस टाइम की बात है जब ये कंप्यूटर आपके सामने, अभी तो आपने देखा नहीं होगा पर आपने ये जो दिखाई दे रही है आपके सामने, ये जो इमेज आपको ये जो डायग्राम के रूप में इमेज दिखाई दे रही है, ये वही कंप्यूटर है, उस टाइम का कंप्यूटर जिसे विभेदन विश्लेषण का नाम दिया गया था। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब महल की घड़ी की अगर हम बात करें, महल तो आपने देखा होगा, ये वही महल है, ये वही घड़ी है जो हम घर में यूज करते हैं समय प्राप्त करने के लिए, समय जानने के लिए। तो आज हम जिस घड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो पहले कैसी दिखती थी, ये मैटर करता है कि पहले घड़ी कैसी होती थी, आज कैसी है। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आपको डायग्राम में उसकी इमेज दिखाई दे रही होगी। आज आप एक ही घड़ी के अंदर टाइम भी देख रहे हैं, सेकंड भी देख रहे हैं, मिनट भी देख रहे हैं, आज की डेट भी देख लेते हैं, आज क्या वार है उस डे को भी देख लेते हैं। पर पहले जो घड़ी थी वो अलग थी। समझने का प्रयास करेंगे। यह एक बहुत पुरानी घड़ी है। पहली बात तो क्लियर करेंगे कि यह क्या एक बहुत बड़ी पुरानी घड़ी है। कमेंट को स्क्रॉल करें। यह बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी मतलब बोल सकते हैं बहुत पुरानी घड़ी है। जो समझना हो, आप टॉपिक का नाम बोल रहे हैं तो समझा तो रहे ही हैं भाई। सलोनी, समझ में आ रहा होगा और आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक आप नाम बता सकते हैं। बहुत पुरानी घड़ी है जो समय को प्रस्तुत करने के साथ अन्य कार्य करने में भी सक्षम थी। अब अन्य कार्य क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो घड़ी है, ये मत बोलना कि सर आज की जो घड़ी है, जैसे कि मैंने लगा रखा है, ये बांध रखा है हाथ पे, आज की जो घड़ी है ये बता देता कि इंसान कितना कदम चल रहा है, टक 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 टक, उसकी हार्ट बीट, जितना सांस ले रहा है वो सांस भी बता देता है। पर ये घड़ी क्या क्या काम करती थी आपके सामने जानेंगे। इस घड़ी का आविष्कार 13वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी के पहले दशक में इस्माइल अल जहरी या फूल ये जो आपके सामने ये जो वर्ड है, ये वही व्यक्ति है, ये वही इंसान है, ये वही आदमी है जिन्होंने आज जो पहले की घड़ी थी और आज की घड़ी में जो अंतर बताया है, ये वही व्यक्ति है जो आपको सामने डिस्प्ले पर नाम शो कर रहा। क्लियर है? के द्वारा किया गया था, मतलब 13वीं शताब्दी में इसको विकसित किया गया। यह घड़ी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकती है। मतलब जो प्रोग्राम होते थे उसकी जो सोचने व समझने की क्षमता को ये अपने अंदर समा लेते थे, अपने अंदर स्टोर कर लेते थे। क्लियर है भाई? इस घड़ी का पुराना एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। मतलब इस घड़ी को जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी, इस घड़ी को पुराना एनालॉग कंप्यूटर बताया गया है भाई। ये पुराना एनालॉग कंप्यूटर है आपको जो कि डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा।
जो डिस्प्ले पर ये जो इमेज है ये वही इमेज है जो आज आप जो घड़ी यूज कर रहे हैं, उस घड़ी में इस घड़ी में रात दिन का अंतर है। इस लाइनों को समझना, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं रियल कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इन शब्दों में इसका परिणाम छिपा हुआ है, यानी इसी के अंदर इसका अर्थ छिपा हुआ है कि यह घड़ी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकती थी, जो प्रोग्राम होते थे उनको ये स्टोर कर सकती थी। इस घड़ी को या इस घड़ी को सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है, सबसे पुराना कंप्यूटर बताया गया है। अगली लाइन में समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही होगी राइट साइड में, इस इमेज को समझो, ये वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। वन वन एक एक लाइनों को समझना। ये जो आपके सामने टाइटल पर नाम है, इस टॉपिक को समझना, ये वही टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर वह होते हैं जो अपने आप को चलाने के लिए नेटवर्क के कंपोनेंट का उपयोग करते हैं, जैसे रिस्टोर, कैपेसिटर, इंटरेक्टर या फिर ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। मतलब ये वही घड़ी है, सॉरी, ये वही मशीन है इलेक्ट्रॉनिक है जो अपने आप को चलाने के लिए, अब मैं एग्जांपल मैं बार बार यूज कर सकता हूं या बार बार यूज करता हूं इन शब्दों को, कि जिस प्रकार आप अपने घर में जहां पर भी बैठे हैं मेरे को सुन पा रहे हैं, जिस प्रकार आप स्वस्थ बैठे हैं, आप आसानी से बैठे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप अच्छा खाते होंगे पीते, यानी आपका स्वास्थ्य ठीक है। क्या मेरे को बता पाओगे कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक है? यानी आप अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते होंगे, और साथ ही साथ अपने शरीर को जिस चीज की इम्यूनिटी पावर की जरूरत होती है वो समय समय पर प्राप्त करवाते होंगे। उस प्रकार ही मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। मतलब कहने का अर्थ यही है कि इन लाइनों को समझो, इन लाइनों का अर्थ ही मैं आपको समझाने का प्रयास करवा रहा हूं कि ये अपने आप को चलाने के लिए नेटवर्क कंपोनेंट का उपयोग करते थे। ठीक है, जिस प्रकार इंसान अपने आप को चलाने के लिए खाना खाता है, एनर्जी के लिए पानी वगैरह भी पीता होगा। अगर बात करें रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर है। अगर हम बात करें अगली लाइनों को समझने का प्रयास करेंगे कि पुराने समय में जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जिनका वजन काफी ज्यादा भारी हो सकता था। आपके सामने ये जो इमेज है ये केवल डम्मी है, डेमो आपको दिखाने के लिए लाया गया, पर इन लाइनों को समझें कि पुराने समय के जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते थे उस समय वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जिसका वजन भारी भरकम हो सकता था। या फिर यह कह सकते हैं कि आज के जो कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में अधिक वजनधारी होते थे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। इन कंप्यूटर को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि मतलब इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता था क्योंकि इन्हें नियमित रूप से मैनेज करना पड़ता था। आज के समय में इन कंप्यूटर का इस्तेमाल कम, कम, कंप्यूटिंग और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता था। उस समय इनको संभालना, आज के जो कंप्यूटर अगर हम बात करें, आज की जो जनरेशन में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनको अपन क्या करते थे, एक बैग में रखा, एंड्रॉयड मोबाइल को जेब में रखा, कहीं पर भी चले जाते हैं। परंतु उस टाइम के जो कंप्यूटर को संभालना बहुत मुश्किल हुआ करता था। नेक्स्ट समझेंगे मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। अब ये क्या होते थे, जिस प्रकार एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि ये आपके सामने जो मैकेनिकल जो कंप्यूटर का पार्ट या मशीन, ये जो उसकी इमेज आपको दिखाई दे रही है, मेरे को एक चीज बताओ, एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं आप सभी से, मेरे को आंसर दें कि एक बात बताओ, जिस प्रकार आप इंसान की कोई मशीन खराब हो जाए, इस शरीर की कोई भी मशीन खराब हो जाए, आप किसके पास जाएंगे? आप क्या टेलर के पास जाएंगे? क्या हलवाई के पास जाएंगे? नहीं,
क्योंकि उस टाइम आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर की। इस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको शरीर नुमा मशीन खराब हुई है, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। अगर मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूं तो गाड़ी जो मैकेनिक उसके अंदर जो इंजन होता है, एक बाइक के अंदर जो इंजन होता था, आप किसके पास जाएंगे? मिस्त्री के पास जाएंगे, मैकेनिकल के पास जाएंगे, उसको वही ठीक कर सकता है। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल गुणा भाग जैसी कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। इन कंप्यूटर के उदाहरण मैकेनिकल क्लॉक बोल सकते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं, मैकेनिकल कंटेनर आदि बोल सकते हैं। या फिर अब मेरी बात समझो कि ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ अक्षर, कुछ वर्ड टाइप किए गए हैं जो टॉप बॉटम ऊपर करने के लिए पास, जैसे कि आपने आज अधिकतर देखा कुछ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें आप कोड यूज करते हैं, उस समय के ये मैकेनिकल कैलकुलेटर क्लॉक हो सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे जो पीडीआई या फिर सेकंड नंबर पे जो पार्ट था वो डिजिटल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और डिजिटल को समझने का प्रयास करेंगे। ये भाई डिजिटल होता क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है भाई डिजिटल कंप्यूटर? मेरे साथ बोलेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। जो गणितीय समस्या, जो गणितीय ये बोल सकते हैं मैथमेटिक्स एवं तार्किक समस्याओं को हल करना तथा इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर काम करता है। जब तक इसको पावर मिलती रहेगी, जब तक इसमें जान है, बिजली चलती रहेगी, ये अपना कार्य करना नहीं भूलेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है, इनकी गति तीव्र होती है। मतलब आज हम जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो लगभग डिजिटल कंप्यूटर भी हो सकता है, या डिजिटल कंप्यूटर हम यूज करते हैं। समझने का प्रयास कि इनकी गति इतनी तीव्र होती थी, चंद सेकंडों में अपन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे बैठे बैठे आपको हिलना भी नहीं है, आप चंद सेकंड में मोबाइल पे या कंप्यूटर के सहायता से कुछ भी जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। एवं इनमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर हम बात करें कि इनकी मेमोरी स्टोरेज रखने के लिए मेमोरी की क्षमता, सोचने समझने की, आज अगर हम बात करें कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जिस प्रकार एक मनुष्य, इस मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है, सारा काम काज इसी को सौंप दिया कि मैं तो अभी फ्री रहना चाहता हूं, मैंने तेरे को बना दिया, मैंने तेरे को गाइड कर दिया, मैंने तेरे अंदर वो इंट्रैक्शन डाल दिए, वो शब्द डाल दिए, अब मैं जैसा कहूंगा तू वैसा करेगा। जिस प्रकार इंसान इसको गाइड करेगा उसी हिसाब से ये कार्य करता है। इसकी सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। यह सटीक परिणाम प्रदान करने की सक्षम होता है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि ये पूरी रामायण को, उस टाइम की पूरी रामायण को 2 से 3 घंटों में पूरी क्लिप दिखा देता है कि राम क्या था, हनुमान क्या था, फलाना जो भी आपने इसमें किरदार देखा होंगे। यानी समझने का प्रयास कि सटीक परिणाम देने का या सटीक परिणाम देने के लिए सक्षम माने गए थे उस टाइम के डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि डिजिटल कंप्यूटर के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। छोटे से बड़ा आकार होता है, यानी हम बात करें माइक्रो हो, मिनी है, मेन फ्रेम है, और अगर मैं आपको लास्ट में बताऊं सुपर, ये होता है छोटे से बड़ा आकार। छोटे से बड़े आकार का ये कंप्यूटर आपके सामने होते थे, जिसमें पार्ट क्या छोटे छोटे की अगर हम बात करें एम, माइक्रो, मिनी, मैन फ्रेम, सुपर, या फिर हम कोड इसकी बात करें तो ये बात कर सकते हैं एम 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 एस, माइक्रो, मिनी, मैन फ्रेम, और लास्ट में क्या आता है? सुपर कंप्यूटर आता है। ये इसका कोड है भाई। समझने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन सभी को जान लेंगे। फर्स्ट में अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर, सुपर सबसे ऊपर, इनको समझने का प्रयास करेंगे कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार शिमोर क्रे ने 1960 में किया था। और ध्यान देना उसी समय ही कंप्यूटर में महान क्रांति मानी गई है 1960 के दशक में।
यह कंप्यूटर बहुत ही कठिन कार्य को पूरा करता था, जो कार्य मानव नहीं कर सकता वो कार्य यह आसानी से कर लेता था। दूसरे साधारण कंप्यूटर की स्पीड को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, परंतु सुपर कंप्यूटर की स्पीड को FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड ऑपरेशन सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। ये सुपर कंप्यूटर की बात है, और हम यहां बात कर रहे थे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर के अलावा जो साधारण कंप्यूटर होते हैं, ये उनकी बात है भाई। फिर हम बात करें यहाँ पे अगले लाइन में कि सुपर कंप्यूटर का आकार साइज बहुत बड़ा होता था, इसे रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती थी। इनका मूल्य यानी प्राइस बहुत अधिक होता था। भारत में इनकी कीमत करोड़ों में है। हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर इनकी कीमत करोड़ों होती है, करोड़ रुपए का। सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना तेज होते थे। सामान्य कंप्यूटर आप जो घर में यूज करते हैं या आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखा होगा कंप्यूटर, जो आपने अधिकतर देखा होगा, उन कंप्यूटरों में ये अधिक शक्तिशाली होते थे, क्योंकि सामान्य कंप्यूटर एक ही प्रोसेसर लगा होता है। सामान्य कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर लगा होता है। अरे जबकि अंडरलाइन करना, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, जबकि सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं। इस कंप्यूटर का एनिमेशन काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से यूजर अच्छे से परिणामों को देख पाता है। यह कंप्यूटर बड़ी बड़ी गणनाओं को आसानी से सुलझा सकता है, बड़ी बड़ी गणना समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक की संज्ञा दी गई, या फिर हम यह कह सकते हैं कि इसे महासंगणक कहा गया। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है, जिसका नाम है फ्रंटियर है। यह सुपर कंप्यूटर कुछ लोकप्रिय उदाहरण जैसे बेल डीप ब्लू पैम, जो ये दो रेखा है, ये जो है परम 10,000 है, क्रे है और हाइड्रा आदि, ये इसके उदाहरण हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करें कि भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत में परम 8000 है, जिसको सीडेक ने 1991 में बनाया था। अब मैं आपको समझने का प्रयास करूं, जो भाई सुपर कंप्यूटर जो था, इसका सर्वप्रथम उपयोग सर्वप्रथम उपयोग नासा, अमेरिका में क्या लगता है, नासा, नासा के अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान में या अंतरिक्ष यान में किया गया, जो केवल में किया गया, या फिर अपन ये कह सकते हैं किया गया जो केवल मौसम संबंधी मौसम संबंधी मौसम संबंधी जानकारियों को या जानकारी के लिए सक्षम माने गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, समय रहते हुए इनको वैज्ञानिकों ने इसका नाम बदलकर फिर वैज्ञानिकों ने इसका नाम बदलकर इसका नाम बदलकर CDC 6600 रख दिया। CDC 6600 रखा, जिसका पूरा नाम था कंट्रोल
कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन था। अब बात करते हैं मेन फ्रेम की। हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लिया है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष यान में मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया गया और जिसका नाम वैज्ञानिकों ने CDC 6600 रखा। CDC 6600 इसलिए रखा क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म अगर बात करें कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन को कनेक्ट करने। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें मैन फ्रेम, मैन फ्रेम क्या होता है? इस डिस्प्ले को देखना, ये जो बड़ी बड़ी जो ये दिखाई दे रही हैं दो पीसी, ये मैन फ्रेम कंप्यूटर के पार्ट है। कैसे? मैन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। विशेष कंप्यूटर है जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और इनमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मतलब जो कंप्यूटर आज सामान्य कंप्यूटर होते हैं, वो कंप्यूटर जैसे मान लो आपकी सीपीयू तो केवल इतनी सी है और इसका आकार तुम देखो कितना बड़ा है। तो इनको फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इनमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। इनका आकार और कार्य करने की क्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है भाई। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। क्लास चल रही है भाई, 6 बजे के समथिंग से स्टार्ट हुई थी। कंटिन्यू क्लास टाइम पे मिलेगी भाई। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। फिर समझने का प्रयास करेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर 1950 के दशक में आईबीएम क्या होता है। ये प्रश्न एक बार और भी किसी स्टूडेंट ने किया था। I4 होता है इंटरनेशनल, B4 होता है बिजनेस और M4 होता है मोडेम या फिर मशीन बोल सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मोडेम के द्वारा विकसित या डेवलप किया गया आईबीएम के द्वारा, और आईबीएम की फुल फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट यहां पे दे रखा है कि भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें, आईबीएम जेड सीरीज, सिस्टम Z9 और सिस्टम Z10 आदि इनके उदाहरण माने गए हैं। इनके ये उदाहरण माने गए हैं, मतलब एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम इनको। फिर बात करें हम, ये मिनी कंप्यूटर है। अरे मिनी का मैंने यहाँ डायग्राम भी यानी एक इमेज भी लगा रखी। मिनी यानी क्या होता है? छोटा सा। देखने का प्रयास करेंगे, आपके सामने जो डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा प्रदर्शित हो रहा होगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। 1959 में डेक का क्या होता है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डेक। अंडरलाइन कर लेना, सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है, अधिकतर यूज होता है कि भाई मिनी कंप्यूटर 1959 या 65 मतलब इनका कार्यकाल था। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने PDA-1 प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेस 1 बनाकर मिनी कंप्यूटर उत्पादन की शुरुआत की। फिर से लाइनों को दोहरा लेना भाई, सबसे यूजफुल सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है आपके सामने सन 1959, यानी यहां हम ये बोल सकते हैं 1959 में डेक एंड डिजिटल इक्विपमेंट और कॉरपोरेशन ने PDA-1 प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1 बनाकर मिनी कंप्यूटर उत्पादन की शुरुआत की। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? मिनी कंप्यूटर को केवल मिनी भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर केवल मिनी कहते हैं। यह एक मल्टी यूजर सिस्टम होता है। मतलब मल्टी यूजर क्या होता है? मतलब इनमें एक साथ कई लोग, मल्टी यूजर, काम कर सकते हैं। कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के मुख्य भाग को एक बिल्डिंग में रखा दिया जाता है। इसका जो मुख्य भाग होता है, जैसे हम बात करें सामान्य अपने जो कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है? CPU। तो इसका जो मुख्य भाग था उसके बिल्डिंग में रख दिया जाता है एवं उनमें या उनके साथ कई टर्मिनल क्लाइंट कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। सामान्यतः ये मिनी कंप्यूटर के साथ अलग अलग 8 यूजर साथ काम कर सकते हैं। मतलब अलग अलग 8 जन यानी 8 व्यक्ति यानी 8 यूजर यानी 8 मनुष्य 8 मानव एक साथ काम
कर सकते हैं, जैसे कि आपके डिस्प्ले पर छोटा सा डम्मी दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब ये भाई माइक्रो होता क्या है, इन लाइनों को समझना माइक्रो क्या है, इनको समझो फिर आप अपना परिणाम दे सकते हैं। क्लास भाई कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, फिर समझने का प्रयास करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सामान्य कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं, सामान्य कार्य में उपयोग में लाते हैं। 8, 16, 32 या 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, जिसके अंदर इनमें से अंडरलाइन करने भाई 8 है, 8 बीट का, 16 बीट का, 32 बीट का, 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में, अन्य कंप्यूटरों की तुलना में या आकार में छोटे होते हैं। मतलब जैसे मिनी हमने पढ़ा, मैन फ्रेम हमने पढ़ा, सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा, उनके यानी उनकी अगर बात करें उनकी तुलना में तो ये बहुत छोटा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम पे दिखाई दे रहा होगा। तथा एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर में एक समय पर एक व्यक्ति पर एक ही व्यक्ति, एक ही मनुष्य काम कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। अगले लाइन में क्या लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग आम तौर पर सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, घर आदि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। आमतौर पर कहां कहां यूज किया जाता है, अंडरलाइन करना, समझने का प्रयास करेंगे। भाई सरकारी कार्यालय के अंदर भी इनका यूज किया जा रहा है, साथ ही साथ अगर हम बात करें अस्पताल के अंदर भी, यानी जो पर्ची काटने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, डेटा रखने के लिए अस्पतालों में यूज किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों में डेटा रखने के लिए किया जा रहा है, और व्यवसाय में अपने जो आप बिजनेस होता है, जिस बिजनेस में भी किया जाता है, और साथ ही घर आदि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। एक माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डीवीडी राइटर यानी मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, पीएसयू तथा अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट मौजूद मौजूद होते हैं। भाई इनके अंदर इन चीजों को कनेक्ट कर दिया गया। और हम जानने वाले हैं लास्ट हम बात करेंगे हाइब्रिड की। हाइब्रिड कंप्यूटर को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट में जो बच गया हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर में आप इस इमेज को समझो, इन इमेज से ही आपको पता लग जाएगा, आधी बात तो इस इमेज से पता लग जाएगी, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। इस इमेज को देखो और इस इमेज में समझो कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर देखो, एनालॉग कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, और साथ ही हाइब्रिड कंप्यूटर यानी एनालॉग, इसको और इसको एक साथ कनेक्ट करने के बाद, यानी एनालॉग में डिजिटल में बाद का जो परिणाम है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब समझो भाई, हाइब्रिड क्या होता है, जिसके अंदर एनालॉग को, एनालॉग को यानी डिजिटल को, लास्ट में जो 2 नंबर पे था डिजिटल, डिजिटल को, और लास्ट में इसको जोड़ दिया गया, प्लस का आइकन लगा, देखा भी होगा आपने इमेज में, और लास्ट में जो परिणाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जैसे हम बात करेंगे, कहा इनके पार्ट क्या है। पार्ट की अगर हम बात करें तो भाई फर्स्ट में अगर इसका पार्ट है लार्ज, लार्ज हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो होता है स्पेशल, स्पेशल पर्पस पे जो यूज होता है, स्पेशल हार्ड या स्पेशल पर्पस हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें पर्सनल, या फिर सार्वजनिक, खुद का बोल सकते हैं।
पर्सनल हाइब्रिड कंप्यूटर। अब पर्सनल देखो, लार्ज यानी तो नाम से ही पता लगता है, क्योंकि यहाँ पे इमेज में आपने देखा था, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का समावेश हाइब्रिड हो गया। और लार्ज का शब्द का ही पता लगता है कि लार्ज यानी क्या होता है, बड़ा होता है। लार्ज यानी क्या होता है भाई, बड़ा होता है, ये बड़े आकार के होते थे। बड़े आकार के। यहां तरह के स्पेशल पर्पज, स्पेशल क्या होता है, जिसका जो स्पेशल काम हो। जैसे बात करें अब मेडिकल लाइन पे, अगर हम बात करें, जैसे इंसान की जो, ये आपने अधिकतर देखा, कोई मरीज है, मरीज की जो हार्ट बीट जो चलती हैं, ये जो आपने ऐसी प्लेटें देखी होंगी, ऐसी लाइनें चल रही हैं, अगर सीधा चला जाए तो इंसान खत्म। इन लाइनों से इंसान की हार्ट बीट जो ईसीजी की जाती है, ईसीजी मशीन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर की ही देन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का सिस्टम होता है ईसीजी मशीन। ये देखो, इंसान की हार्ट बीट यहां से स्टार्ट हुई, नीचे आ फिर उठ गई, फिर नीचे आ गई, फिर उठ गई, फिर नीचे आ गई, सीधा चला जाए तो इंसान खत्म। और सब कहाँ है? आप सभी स्टूडेंटों को बोला करो, सभी स्टूडेंट को आप सूचित करें, उनको बुल्क मैसेज भेजें कि समय पर क्लास मिलेंगी कंटिन्यू। आप अपने हिसाब से बोलें बच्चों को, जो भी आपके साथी हैं उन सभी को, ठीक है। अब पर्सनल क्या होता है कि पर्सनल मान लो कि जैसे या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल क्या होता है। आपने पेट्रोल पंप देखा होगा, पेट्रोल पंप है, या फिर हम फायर सेक्टर बोल सकते हैं। पेट्रोल पंप पे जब अपन डीजल डलवाने जाते हैं, जो जो डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है, जो आपको पेट्रोल, जैसे हम बात कर सकते हैं कि भाई 100 रुपए यानी 100 रुपए का पेट्रोल डलाया, तो आप उस डिस्प्ले पर ये प्राप्त कर सकते हैं 100 रुपए का आपने पेट्रोल डलाया है। स्पेशल पर्पज क्या होता है, फिर से समझेंगे कि हम डॉक्टर की जो ईसीजी मशीन जो है, क्या एक बात बताओ, ईसीजी मशीन का हम घर पे लाके यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम उस मशीन को घर पे लाके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने लिए काम की है ही नहीं। जो जिसका काम है, जिसका जो स्पेशल काम है, वो उसी को साझे। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप पे जो डिस्प्ले लगी हुई है, क्या आप उस डिस्प्ले को अपने घर में ला सकते हैं? क्या आप उनको घर में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज हो गया। पर्सनल पर्पज पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, इन इमेजों को समझ लेना, आपको परिणाम का पता लग जाएगा। इस इमेज को समझो कि यहाँ पे जो ये लैपटॉप दिखाई दे रहा है, लैपटॉप हुआ आपका, ऐसा ये मोबाइल होता होगा, ये कैमरा हो गया। एक हम ये बोल सकते हैं जो टैब होता है, वो टैब, यानी इनका समावेश ही जो क्या कहलाता है, इन सभी का समावेश ही हाइब्रिड कंप्यूटर का पार्ट होता है, जिसे आप पर्सनल यूज के लिए यूज ले सकते हैं। ये कंप्यूटर जो लैपटॉप आप अपने पर्सनल पर्पज से यूज कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल काम है उसके लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। और जानने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने साथियों को टेक्स्ट डालें और क्लास में ज्वाइन करवाएं। समय पे क्लास मिलेंगी। और मैं रियल बताता हूं, आपने इन 8 शब्दों में से इन माया जाल को समझ लिया, इन 8 शब्दों के माया जाल को तुमने समझ लिया, मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। इन 8 शब्दों का ही पूरा समावेश कंप्यूटर कहलाता है। पूरा कंप्यूटर इन 8 शब्दों में समाया हुआ है। जानने से पहले C4 होता है आम तौर पर, यानी हर जगह पर सामान्य हो गया है, कॉमन हो गया है। होप और संचालित हिंदी में बोलते हैं संचालित, जबकि इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं ऑपरेटेड। एम4 होता है मशीन, मशीन कोई भी हो सकती है, मशीन मशीन ही होती है। फिर हम बात करें पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, जिसका विशेष काम होता है, जो मतलब विशेष कार्य के लिए यूज लेता है। बात करें कि हम घर में जो ये मॉनिटर, ये कंप्यूटर, आपको ये जो हो गया सीपीयू है आपका, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका कीबोर्ड है, और ये आपका माउस होता है।
ये आप अपना जो यूज कर रहे हो ये विशेष रूप के लिए आप लाते हैं। क्या आप घर में रखे कंप्यूटर से बैंक संबंधी कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या आप घर में यूज करने वाले कंप्यूटर से मौसम संबंधी जानकारी ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि आप जिस पर्पज से कंप्यूटर लाए हो उसका विशेष रूप जो होता है P4 होता है, पर्टिकुलर हिंदी में बोलते हैं विशेष रूप। फिर हम बात करें यूजर यानी स्वयं व्यक्ति हो सकता है, यूज करने वाला उपयोगकर्ता आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई अन्य हो सकता है। आप, हम, किस कोई अन्य, इन शब्दों को, इन अक्षरों को समझना। आप यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूं, या कोई और हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। आप, हम, ये, वे, इन शब्दों को समझना। आई, यू, वी, इन शब्दों को तुमने समझ लिया। इंग्लिश में अधिकतर भूत यूज होता है। आई यानी क्या होता है? मैं यूज कर रहा हूं, मतलब सिंगल पर्सन यूज कर रहा हूं। यू यानी होता है तुम, इसका यूज तुम कर रहे हो। आई यानी मैं अकेला कर रहा हूं, यू यानी तुम कर रहे हो। और वी यूज होता है, व्यू यानी होता है हम, यानी इनका आई यानी मैं हो गया, मैं खुद हो गया, यू यानी तुम, और वी यानी ये सभी हम हो। क्लियर है? इन तीन शब्दों का यूज यानी स्वयं व्यक्ति। T4 होता है टीचिंग बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ट्रेड बोल सकते हैं, कोई ट्रेड लिखता है, कोई टेक्नोलॉजी बोलता है, कोई टीचिंग बोलता है, तकनीकी होता है। T4 अपन ट्रेड यूज करेंगे तो वो व्यापार होगा, यानी व्यापार संबंधी कार्य के लिए। टीचिंग हो, पढ़ाने के पर्पस से। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे शैक्षणिक स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा रोल दिया गया है। रिसर्च होता है, अनुसंधान कार्य। मेरे को एक बात बताओ, इसका परिणाम मैं आपके सामने बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। रिसर्च क्या होता है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि थोड़े दिन पहले कोरोना की महामारी जो आपके सामने आई, कोरोना का जो परिणाम था बहुत भयंकर था। इसी स्थिति यानी लॉकडाउन की संभावना बनी। क्लियर है? तो कंप्यूटरों के माध्यम से उनको रिसर्च किया गया कि भाई कोरोना नाम की जो बीमारी, जो वायरस है, इसका उपाय क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए ऐसी कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाए कि जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। अभी थोड़े दिन पहले भूकंप भी आया था, आपने नाम सुना होगा विपरजॉय। विपरजॉय जो आया, जो विपरजॉय चंद सेकंड के लिए आया था और तमाम जगहों पर उसने नुकसान पहुंचाया था। बात करें तमाम जगहों पर जो नुकसान हुआ था उनका भी रिसर्च परिणाम जाना गया कि भाई ये क्यों आया, क्या कारण था, क्या कमी थी। संपूर्ण जानकारी आपको इससे प्राप्त हुई। क्लियर है? फिर से कंप्यूटर के अंदर 8 अक्षर होते हैं, इन 8 अक्षरों के मायाजाल को अगर आप समझ लेते हैं तो मैं रियल कह सकता हूं, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। बाकी की बात करेंगे हम कल। जब तक के लिए राधे राधे।